समाजवादियों की तरफ से बड़ा एक दंभ भरा एक बयान आया था इसके पंचायत चुनावों के पहले, और ये था कि साहब कि हम भी बंगाल की स्टाइल से चुनाव लड़ेंगे। खेला हुई और खेला हुई अब बंगाल की स्टाइल से चुनाव लड़ते लड़ते ये भूल गए कि बंगाल की स्टाइल में चुनाव लड़ रही थी ममता, सत्ता उसके पास थी तब वो उस स्टाइल में चुनाव लड़ पाई। अब ये इन्होंने जो बोला उसका मुझे लगता है कि उल्टा इम्पैक्ट तो नहीं हो गया। पहले तो मैं एक टिप्पणी जरा मायावती जी के बारे में कर दूं। जो भाव ने बताई थी मायावती जी के बारे में, उसमें एक चीज जोड़ देता हूं। जो एक दलित का तमगा मायावती के साथ था, कुछ घटनाओं की वजह से वो तमगा उनसे छिन चुका है। आपको याद होगा जब विमुद्रीकरण हुआ था तो देश में शायद अकेली पॉलिटिशियन थी जिन्होंने हफ्ते भर में करोल बाग के 3 अलग अलग बैंकों में 104 करोड़ का कैश जमा कराया था। तो उनके उनके साथ जो एक दलित की बेटी होने का जो तमगा था वो वहां से छिन गया, और बादलपुर में और दूसरी जगहों पर जितनी संपत्तियां परिसंपत्तियां उनके भाई के नाम से, उनकी भाभी के नाम से जितनी वो मिली, उससे वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई। और सेकंड थिंग ये कि नरेंद्र मोदी ने बहुत ही होशियारी के साथ जो प्रतीक हैं दलितों के और दूसरे, उनको एक तरीके से अपना लिया। और जिस तरीके से अब अगर आप देखें बड़े ध्यान से तो जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है इसमें तो और ऐसा काम कर दिया कि ये 2022 ही नहीं 2024 तक काम करेगा। मतलब दलितों को भी, पिछड़ों को भी, अति पिछड़ों को भी और आदिवासियों को भी, उनको ज़्यादा वेटेज दिया, उनके चेहरों को ज़्यादा जोड़ा। अब आते हैं आपके इस सवाल पर, जो आदरणीय अखिलेश यादव जी के दम्भपूर्ण जो उनके वक्तव्य होते हैं, जो उनकी शेखी होती है, एक्चुअल में वो कई बार भूल जाते हैं। और वो ही नहीं, ये भूलने की बीमारी उन वंशवादी चेहरों को और वंशवादी उन परिवारों की अगली पीढ़ी को भूलने की बड़ी भारी आदत है कि ये लोग संघर्ष करके यहां तक नहीं आए हैं। संघर्ष से इन्होंने अपना रास्ता नहीं बनाया है, अपनी जगह नहीं बनाई है, अपनी पोजीशन नहीं बनाई है। ये सब चांदी की चम्मच मुंह में लेकर के पैदा हुए, पैराशूट से उतरे। इनको वंशवादी होने के नाते, किसी का बेटा होने के नाते, किसी की बेटी होने के नाते पब्लिक ने, जो एक सामंतवादी व्यवस्था हमारे दिमागों में बैठ चुकी है, पहले मुगलों ने हम पर शासन किया, फिर अंग्रेजों ने किया, तो हमें गुलामियत की एक आदत पड़ी हुई है। इसी तरीके से अलग अलग राज्यों में कुछ वंशवादी परिवार हैं जिनकी गुलामी अभी भी उनकी जातियों के लोग करते आ रहे हैं, और उन्हीं के किस्से होते हैं ड्राइंग रूम में बैठ करके। उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, उन्होंने अपनी जाति के लिए कुछ किया हो, किसी को नौकरी दे दी हो, वो अलग बात है, पर ओवरऑल उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, उस राज्य की बेहतरी में नए उद्योग कितने लेकर के आए हैं, रोजगार के अवसर कितने जनरेट किए हैं, कितने विजनरी हैं, उनके पास किसी तरह का कोई दृष्टिकोण है कि नहीं है, नीतियां हैं कि नहीं है, नीयत है कि नहीं है, उसको लोग भूल जाते हैं। और उस जातिवादी वंशवादी व्यवस्था में इनको लगातार चुनते रहते हैं। पर जैसा भाऊ ने कहा है कि जब विकल्प सामने आ जाता है तो कई बार ये वंशवादी व्यवस्था, ये जातिवादी व्यवस्था टूट जाती है और बिखर जाती है। और ये हमने होते हुए देखा है पिछले 7-8 सालों में, खास तौर से, बल्कि उससे भी पहले मैं जाऊंगा 2011 से लेकर के और 2021 के बीच में, इन 10 सालों में हमने ये बार बार देखा है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो क्षेत्रीय दल हैं और जो वंशवादी पार्टियों के द्वारा संचालित हैं, उन पार्टियों को बुरी तरीके से हारते हुए देखा है।
तो ये अखिलेश यादव हों या दूसरे वंशवादी चेहरे हों, ये कई बार भूल जाते हैं कि चीजें बदल रही हैं, मतदाताओं की सोच बदल रही है, उनके पार्टियों को और नेतृत्व को परखने का तौर तरीका बदल रहा है। अब वो चीजें नहीं चल सकती हैं जो पहले ये लोग बिहार में करते रहे हैं, उत्तर प्रदेश में करते रहे हैं, हरियाणा में करते रहे हैं, दूसरी जगहों पर करते रहे हैं। अब ये चीजें नहीं चलेंगी। पहले मतपेटियां होती थी, वो लूट ली जाती थी, अब तो ईवीएम मशीनें आ गई हैं। अब जहां जहां गुंडागर्दी होती थी, वोट लूटे जाते थे, लोगों को दहशत जदा कर दिया जाता था, वहां पर अब 5-5, 6-6 चरणों में चुनाव होने लगे हैं। तो उतनी फोर्स तैनात कर दी जाती है, कोशिश की जाती है कि गुंडागर्दी मिनिमाइज की जाए। तो ये सब चीजें जो हैं, ये बीते समय की बातें हो गई हैं। जिस तरह का दंभपूर्ण व्यवहार और वक्तव्य ये लोग देते हैं कई बार कि हम ऐसा कर देंगे या हम वैसा कर देंगे। ठीक है, जो सत्ता में होता है उसको थोड़ा बहुत मशीनरी का, नौकरशाही का, दूसरी चीजों का फायदा मिलता है, लेकिन आज की जनता को इतना बेवकूफ मत मानिए कि उसको नौकरशाही या सत्ता में बैठे हुए लोग किसी भी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। उनका मन होता है, वो उसको चुनते हैं। थोड़ा बहुत कहीं कर लिया जाता है, हो जाता है, वो अलग तरह की चीजें होती हैं। आप तो खुद प्रशासनिक अनुभव रखते हैं और निचले स्तर से लेकर के डीसी से जिला अधिकारी से लेकर के ऊपर तक रहे हैं, तो आपको पता है कि जो सत्ता में होता है वो किस तरीके से थोड़ी थोड़ी चीजों को मैनेज करने की कोशिश करता है। लेकिन जब जनता किसी को बदलने पर आती है तो ये सारे मैनेजमेंट ध्वस्त हो जाते हैं। और जब किसी को चुनने पर आती है, दोबारा चुनने पर आती है, तो भी जिस तरह की शेखी ये बघार रहे थे कि हम पश्चिम बंगाल की तरह कर देंगे, ये सब संभव नहीं है। और 2022 में भी हम और आप देखेंगे कि सब अपने तबले, मंजीरे, ढोल, ताशे ये सब लेकर के उतरेंगे मैदान में। वो वामपंथी भी उतरेंगे, वो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले भी उतरेंगे, वो ओवैसी की टीम भी उतरेगी, इनके हमदर्द भी उतरेंगे, वो सो कॉल्ड लिबरल मीडिया वाले भी सक्रिय होंगे, मुख्य धारा वाले भी, और जो सोशल मीडिया वाले हैं वो भी एक पूरा माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जनता देखती है, तराजू में तौलती है और अंततः फैसला करती है कि हमारे लिए सही कौन है और गलत कौन है। तो दावे आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन धरातल पर आपने कितना काम किया है, आपकी नीतियां कैसी हैं, आपकी नीयत कैसी है, क्या संकट के समय, विपत्ति के समय आप कहीं दिखाई दिए हैं? मुझे नहीं लगता कि कहीं मायावती दिखाई दी है या अखिलेश यादव दिखाई दिए हैं, या ये जो दक्षिण से आप पहुंचे हैं अपना तबला और ढोल लेकर के, ओवैसी, ये कहीं उस समय यहाँ पर दिखाई दिए थे। उस समय केवल योगी आदित्यनाथ ही दिखाई दे रहे थे जिलों जिलों में, जो जाकर के लोगों के हालचाल भी पूछ रहे थे, जहां कमियां थी उनको पूरा कर रहे थे, समस्या का समाधान भी कर रहे थे। तो लोग जरूर पूछेंगे जब 2022 में ये लोग पहुंचेंगे कि भैया तब कहां थे आप? तब वो किसान आंदोलन में थे। तो आपसे खेला हो ही पूछे। बस एक बात मैं कह दूं इसमें कि बहुत पहले 2010 में, उस समय मैंने इलेक्शन ऑब्जर्वर में गया था, मैं काफ़ी बातचीत की इलेक्शन कमीशन के जो ऑब्जर्वर्स है और जो सीईओ इत्यादि थे। इलेक्शन कमीशन ने एक, आपको ध्यान है कि पहले जब इलेक्शन हुआ करते थे तो सारे के सारे बैलेट उठा के और एक पेटी में, एक ड्रम में डाल दिया करते थे और फिर ड्रम में सब मिला के, तो उससे आपको जो आइडेंटिटी थी वो छुप जाती थी और बूथ वार ये नहीं पता चल पाता था कि कहाँ से हमको वोट मिला, कहाँ नहीं मिला। तो जो सीक्रेसी ऑफ बैलेट है वो बेहतर रहती थी। तो बार बार जब इस तरह की शिकायत आई, जैसे अभी हमने बंगाल में देखा कि वो आपके ईवीएम के हिसाब से जा के पिटाई कर रहे लोगों, तो 2010 बल्कि 2009 से इलेक्शन है, 12 साल हो गए, इलेक्शन कमीशन ने, उन्होंने पूरा करके एक टोटलाइजर मशीन बनाई थी। टोटलाइजर मशीन थी जिसमें 16 ईवीएम को एक साथ हुक करके और उनका टोटल एक साथ
निकाल लेते थे। और ख़ासतौर से जब आप ये आपका ये पेपर ट्रेल वाला आ गया तो फिर उसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन एक भी पार्टी उस पर सहमत नहीं, कोई भी पार्टी उस पर सहमत नहीं है। तो अब खेला होई पे इसी के संदर्भ में, तो खेला होई में है ये तो होता है कि जनता ये तो सोचती है कि भाई पता तो चल जाएगा इनको, ईवीएम से तो पता चल जाएगा, वो डर तो होता है। नहीं, खेला खेला हुई का मतलब खुद अखिलेश कितना समझे मुझे मालूम नहीं, क्योंकि अभी अभी जो जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव हुआ, इनके 11 कैंडिडेट तो पर्चा भरने तक नहीं पहुंचे। यानी गुंडागर्दी बीजेपी ने की, ये चिल्लाना ठीक है, लेकिन आपने अपने 11 जिलाध्यक्ष, पार्टी के जिलाध्यक्ष, उनको सस्पेंड क्यों किया? कि उनको भी नहीं लगा कि भाई पर्चा भरना चाहिए, हारने के लिए क्यों खड़ा हो जाओ, इसलिए वो गए नहीं। बाकी क्या हुआ वो अलग। 11 जगह कम से कम बीजेपी निर्विरोध चुनकर आई। क्यों? 11 नहीं, 21 टोटल। नहीं, हाँ, लेकिन 11 जगह समाजवादी पार्टी वाले पर्चा भरने तक नहीं पहुंचे। जी जी और पर्चा भरने क्यों नहीं पहुंचे? कि अखिलेश की पार्टी ने जिनको तय किया था उम्मीदवार करके, वही नहीं पहुंचे, इसलिए उनको पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया। तो खेला कैसा होगा अगर खिलाड़ी ही आपके पास नहीं है, और जो खिलाड़ी आप मानते हो, उतारते हो, वो तो अखाड़े में उतरने के लिए राजी नहीं है। तो खेला हुई का मतलब क्या? उधर से कुछ उठाओ और अपना लेबल बना लगा लो, डुप्लीकेट माल बनाओ, ऐसा तो नहीं होने वाला है। तो खेला हुई। और दूसरी बात है, देखिए, ममता के बारे में और हमारा कोई भी अनुमान हो या बात मत हो, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, चीफ मिनिस्टर बनने के पहले भी ममता इसी ढंग से जुझारू थी। सत्ता में आने का फायदा उनका होगा, लेकिन जब सत्ता में नहीं थी तो लेफ्ट से जिस तरीके से जूझती थी, क्या अखिलेश को हमने कभी जूझते हुए देखा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, मुलायम लड़े होंगे या शिवपाल सिंह, राम गोपाल वगैरह वो लड़े होंगे, लेकिन अखिलेश कभी मैदान में उतर कर लड़े नहीं। वो डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर बने, डायरेक्ट प्रदेश के अध्यक्ष बने, डायरेक्ट पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, लेकिन उन्होंने मैदान में उतरकर लड़ाई नहीं की। तो खेला हुई का मतलब क्या है? कि मैदान में उतरकर लड़ेंगे, मरो या मारो तरीके से लड़ेंगे, उसको खेला हुई बोलते हैं। अब इनको खेला हुई का मतलब ही मालूम नहीं है, तो उन्होंने वहां की लाइन ले ली। जैसे चुनाव के प्रचार में कोई फेमस फिल्म का गाना होता है, वो उठाकर शब्द बदलकर पेश किया जाता है, वैसा उन्होंने भी वो उठाया, खेला हो बे, खेला होई। यानी यूपी के लहजे में उन्होंने वो शब्द लाया, लेकिन उसका आशय क्या है, मतलब क्या है? जिस ढंग से ममता रास्ते पर गांव गांव घूमी है, उसको तो सराहना पड़ेगा। क्या अखिलेश वो कर सकते हैं? लड़ेंगे उस ढंग से? मुझे नहीं लगता।